बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग दारुल-हुकूमत दिल्ली में हो रही है। मीटिंग 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़श्ता 7 वर्षों में मरकजी हुकूमत की कामयाबियों पर तवज्जो मरकूज है। मीटिंग का अख्ताम वजीर आजम मोदी के खिताब के साथ होगा। कोविड से मुताल्लिक़ कवायद को मद्देनजर रखते हुए NDMC कन्वेंशन सेंटर में एग्जीक्यूटिव के 124 अरकान मौजूद रहे। इनमें वजीर आजम, वजीर दाखिला अमित शाह और कौमी सदर JP नड्डा के अलावा यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम मरकजी वज़रा, राज्यसभा में पार्टी के लीडर पीयूष गोयल और तमाम वर्किंग कमेटी के दीगर मेंबरान शामिल हैं। लगभग 342 तक सदस्य सारे इकाइयों के साथ उपस्थित है। विशेष आपके सामने उल्लेख करने के लिए मैं 2 विषय कहूं। जैसे हमने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज किया, हम सभी के प्रेरणा के स्रोत हमारी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता, मार्गदर्शक, हम सभी के अभिभावक माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी अपने अपने निवास में टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे इस कार्य समिति का हिस्सा बने हैं। जम्मू कश्मीर संपूर्ण विकास की राह पे चल चुकी है। वहां की धारा 370 2019 अगस्त 5 से हटने के उपरांत ये लगभग 2.5 साल हो गया है। उस 2.5 साल के अंदर आज जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ी है, पर्यटन बढ़ी है, श्रीनगर की नजारा बदली है। नौजवानों के साथ अभी अभी गृह मंत्री सीधा संवाद करके आए हैं। जम्मू कश्मीर में IIM, IIT, एम्स श्रीनगर और जम्मू में खुलने लगे हैं। यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। आज नड्डा जी ने उसको उल्लेख किया और याद किया। जब भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में CAA लागू किया, कई प्रकार की शंकाएं जताई गई थी। क्या होगा, क्या किसी को छोड़ दिया जाएगा, क्या नागरिकता क्यों दिया जा रहा है। मित्रों, हमें कहने की आवश्यकता कुछ नहीं है, दुनिया उसकी साक्षी है। कुछ महीना पहले जब तालिबानी ताकत अफगानिस्तान को दखल किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि प्रमाणित हुई। जिन जिन समूहों को हमने CAA के तहत संवैधानिक सुरक्षा देने की बात कहे थे, वो सारा विषय आज सभी को संवैधानिक ढांचे के अंदर सुरक्षा दी गई। आज उसके लिए भी कार्य समिति आभार प्रकट किया। महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर और NCP के सीनियर लीडर नवाब मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJP लीडर मोहित कंबोज के इल्जामात का जवाब दिया। मोहित पर जवाबी वार करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि वो क्रूज ड्रग्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड है और वो समीर वानखेड़े के साथ मिले हुए हैं। हम आने वाले वक्त में दोनों की मुलाकात का वीडियो भी जारी करेंगे। नवाब मलिक ने कहा कि क्रूज ड्रग्स केस मुकम्मल तौर पर जाली है। समीर वानखेड़े और मनोज ने मिलकर आर्यन खान को फ्रेम किया और फिर वसूली का खेल खेला। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये सच्चाई है। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। मोहित कंबोज इस शहर में 12 होटल चलाता है। मोहित कंबोज अपने होटल चलाने के लिए बगल के होटलों पे वानखेड़े के जरिए
कुणाल जानी नाम का एक होटेलियर है जो बास्किन नाम का होटल चलाता है। उसके बगल में ओपा नाम का एक होटल कंबोज ने खोला और बास्किन जो पूरे शहर के क्रीम लोगों के लिए एक इटरी है, उसके मालिक के ऊपर फर्जी मामला बना दिया ताकि बास्किन बंद हो जाए। हमने कहा था कि कंबोज के और वानखेड़े के रिश्ते हैं। जल्दी इनकी मीटिंग की वीडियो रिलीज करेंगे, नसीब इनका अच्छा है। नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर मीडिया के सामने बीजेपी लीडर मोहित आए। उन्होंने नवाब मलिक के इल्जामात का मुफस्सिल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। उनको मैंने कल एक्सपोज किया सुनील पाटिल, आज उन्होंने कबूल किया कि सुनील पाटिल से उनकी बातचीत हुई। आपने देखा विजय पगारे की मैंने बात की, कल विजय पगारे आए तो आज उन्होंने कबूल किया कि विजय पगारे उनके पास भी आए थे। तो जैसे जैसे ये कॉन्स्पिरेसी में सुनील पाटिल के द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने रची है, जैसे जैसे वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो झूठे झूठे आरोप लेके बाहर आ रहे हैं। उन्होंने मेरे 1100 करोड़ रुपए की बात की। मैं 2014 में इलेक्शन लड़ा, 350 करोड़ रुपए की संपत्ति मैंने खुद डिक्लेयर की। मेरे एफिडेविट से मेरी कंपनियां निकाल लेंगे तो आप कोई जग्गा जासूस बन जाएंगे क्या? और अगर कोई 1100 करोड़ रुपए के जो फ्रॉड की बात करते हैं तो बताए कौन सा फ्रॉड है, लेके आए डिटेल 1100 करोड़ रुपए का। ये झूठे आरोप, आरओसी में जाके कंपनियां निकालना। मैं पहले से बोलता आ रहा हूं, मैं व्यापारी आदमी हूं, मेरा 5 करोड़ रुपए साल का टैक्स भरता हूं। मैं इस देश के अंदर मेरा पूरा परिवार ऑफिशियली सब बिजनेस करता है। एक नहीं, मेरे अनेक बिजनेस है जो पूरा मुंबई नहीं पूरा देश जानता है। और मैं छुपाता नहीं हूं, बेनामी नहीं है उनके बेटे और बेटियों की तरह। उनके बेटे जो 22 प्रॉपर्टी लेते हैं, 47 लाख रुपए की इनकम दिखा के पूरे जीवन की 40 साल की, उनको अब जवाब देना पड़ेगा आगे आगे एजेंसीज में। उनके पूरे परिवार को किस हिसाब से 3000 करोड़ की संपत्ति बनाई, जवाब देना पड़ेगा। ये अभी पूरे मैटर को डाइवर्ट करने का कैसे उनको लगता है कि सब बोल के मेरी आवाज दबा देंगे, मुझे बिठा देंगे और ये कॉन्स्पिरेसी का अगर मुझे हिस्सा बता देंगे तो उनको ऐसा लगता है कि मैं पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस से झूठे केस करके मुझे इसमें इन्वॉल्व करके मेरी बात को दबा देंगे, मेरी आवाज को दबाने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं नवाब मलिक जी को बोलना चाहूंगा पूरी मीडिया में, मैं आपसे डरता नहीं हूं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर समीर वानखेड़े के वालिद ज्ञानदेव वानखेड़े ने महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर नवाब मलिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। ज्ञानदेव वानखेड़े ने मुल्क के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। मलिक के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है और बॉम्बे हाईकोर्ट पीर को इस मामले की समाअत करेगा। रियासती वजीर नवाब मलिक मुसलसल एनसीबी अफसर पर फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। वाज़ेह के ज्ञानदेव वानखेड़े ने मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए का हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया। उन्होंने अर्जी में कहा कि मलिक के इल्जामात से उनके किरदार और साख को ठेस पहुंची है। बुध को ही एनसीबी अफसर की बहन यास्मीन वानखेड़े ने भी मलिक पर सियासी इंतकाम लेने का इल्जाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के मकबूल तरीन लीडर के तौर पर मुंतखब हुए हैं। मॉर्निंग कंसल्टेंट के जरिए जारी करदा ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी 70% मंजूरी के साथ सरफहरिस्त हैं। पीएम मोदी को दुनिया भर में सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। मॉर्निंग कंसल्ट ने साल 2019 में डेटा इकट्ठा करना शुरू किया था। मेक्सिको के सदर एंड्रेस मैनुअल लोपेज और ओब्राडोर 66% रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसके बाद 58% के साथ तीसरे नंबर पर इटली के वज़ीर-ए-आज़म मारियो द्रागी, 54% के साथ चौथे नंबर पर जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल और 47% के साथ पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन हैं। वहीं अमेरिकी सदर जो बाइडेन 44% के साथ छठे नंबर पर हैं। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो 43% के साथ 7वें नंबर पर हैं, जबकि बर्तानिया के बोरिस जॉनसन 40% के साथ 10वें नंबर पर हैं। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में कब्रिस्तानों का मसला संगीन बना हुआ है। पुराने कब्रिस्तान तकरीबन भर चुके हैं, नए कब्रिस्तानों के लिए जगह नहीं मिल रही है। बेंगलुरु के मुसलमान कब्रिस्तानों की तंग दामनी की शिकायत तो करते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि यहां के मुसलमानों ने कब्रिस्तान की जगह के लिए बीडीए में दरख्वास्त ही नहीं दी। मस्जिद ताहा कमेटी के वफ्द ने आज बीजेपी के एमएलए और बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन एसआर विश्वनाथ से मुलाकात की।
मस्जिद ताह कमेटी ने विश्वनाथ को तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि बीजेपी एमएलए विश्वनाथ और दीगर की कोशिश से मस्जिद ताह कमेटी के तहत मौजूद कब्रिस्तान की तकरीबन आधा एकड़ अराजी को गैर कानूनी कब्जे से बचा लिया गया। मदद करने में पहले से भी किया है, अभी भी मैं करने के लिए तैयार है। वो हमारा नेता लोग पूछा है, वो कंपाउंड बनाए, उनको बना देंगे। फिर क्या वो देता है, वो सबको हम पैसा सरकार से और वक्फ मंडली से हम देने के लिए तैयार है। मरने का बाद देयर इज नो रिलीजियन। सो उधर क्या वडेरली में क्या ब्यूटी क्या है, एक ही कंपाउंड में हिंदू का, क्रिश्चियंस का और मुस्लिम्स का एक ही जगह में अलग अलग कंपाउंड रख के वो कब्रिस्तान और रुद्रभूमि ऐसा किया है हम लोग। मरने के बाद हम एक ही, मरने के पहले भी हम एक ही होना है, वही मेरा इरादा है। भाईचारा क्यों रहना। अब देखो मैं बीजेपी बेल्ट पक्का आरएसएस बेल्ट है। 5 वक्त की नमाज चल रही है, मुसल्ला चल रहा है, जुम्मा गुजर रहा है, 15,000 रुपये धर्मा दे रहे, कितना रहे 15,000 रुपये धर्मा दे रहे। नहीं, हमें हमारा चलावा, हमारा रवैया, हमारा हमें खाली बीजेपी डर को रहता, डर को रहना। अब आप भी साथ आए थे, क्यों रिस्पॉन्स था, कंपाउंड में मिलके डालता हूँ बोला। जो स्टेटमेंट मरने के बाद जात पात नहीं है, उसके आगे भी ऐसा ही रहना भाईचारा बोल के विश्वनाथ बोला। लोगों को मिलजुल कर रहने की अपील करते हुए, अमन और इत्तेहाद का पैगाम देते हुए ये बात कही कि वो मुस्लिम तबके के लिए कब्रिस्तान के लिए जगह फराहम करने के लिए संजीदा हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी में कोई भी दरख्वास्त कब्रिस्तान की जगह के लिए नहीं आई है। अगर ऐसी कोई दरख्वास्त आती है तो वो ज़रूर गौर करेंगे। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। रजा अकेडमी ने 12 नवंबर को औरंगाबाद बंद की कॉल दी है। औरंगाबाद की तमाम मिली तंजीमों ने इस बंद की हिमायत का ऐलान किया है। इस सिलसिले में रजा अकेडमी के दफ्तर पर एक कुल जमाती मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, अहले सुन्नत वल जमात, तहरीक सदाए हक और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की और त्रिपुरा में मजहबी मकामात की बेहुरमती और पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की मजम्मत की। इस मीटिंग में मुत्तफ़क़ा तौर पर रजा अकेडमी के फैसले की तायद और हिमायत का ऐलान किया गया। अकेडमी के जिम्मेदारों ने बताया कि बंद पुरअमन रहेगा। रजा अकेडमी की जानिब से यहाँ पर तमाम औरंगाबाद की तंजीमों को जो है तो बुलाया गया और ये 12 तारीख को यानी जुमे के दिन बंद का ऐलान किया गया। औरंगाबाद शहर के इस प्रोटेस्ट में बंद रखेंगे और इसे बिल्कुल पीसफुल तरीके से अंजाम दिया जाएगा। ये त्रिपुरा के जो हालात हुए हैं और त्रिपुरा में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके खिलाफ, उसके एहतजाज में जो है अलहाज मोहम्मद सईद साहब नूरी ने रजा अकेडमी की जानिब से बंद का ऐलान किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाह औरंगाबाद रजा अकेडमी की जानिब से भी जो है ये ऐलान किया गया कि औरंगाबाद शहर में भी हम बंद मनाएंगे। इंशाल्लाह हम तहरीक सदाए हक अहले सुन्नत जमात की तरफ से इसकी पुरजोर तायद करते हैं और तमाम शहरियात औरंगाबाद से अपील करते हैं कि 12 नवंबर रोज़ जुमा को जो है अपने तमाम कारोबार बंद करके अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। रोज़ जुमा 12 नवंबर को इंशाअल्लाह बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें इंशाअल्लाह मुकम्मल शहर की हिमायत है। जुमला तंजीमें अहले सुन्नत, इसी तरीके से मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के जुमला जमातें और जुमला तंजीमें जमीयत और तमाम ने इसकी तायद भी की है और तमाम ने बंद का ऐलान भी किया है। तमाम शहर के तमाम अवाम अन्नास से गुजारिश करते हैं कि इस बंद में कसीर तादाद में शिरकत करें। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन कल्चरल सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल में फ़लसफ़े तालीमात के उन्वान से कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। कौमी सेमिनार में मुल्क में मुमताज़ माहिरीन तालीम और दानिशवरों ने शिरकत की और उर्दू तदरीस में नज़रिया तामीरियत की अहमियत पर ज़रूरत के मुताबिक निसाब तरतीब देने की तलक़ीन की। 350 हैं, NCERT एक ही है पूरे हिंदुस्तान में और वो स्कूली निज़ाम तालीम के सिलसिले में काम करती है, निसाब मुरतब करती है, तरबियत करती है, असातिज़ा की रिसर्च होती है, सर्वे करती है, सब होती है। वही सब मुझे वहाँ करना पड़ा। तो मेरी वो जो 13-14 साल का जो मेरा अरसा था, तो उस दौरानिए में मैंने जो कुछ वहाँ किया और वहाँ से जो कुछ लिया
वही सब मैंने इसमें पेश करने की कोशिश की। इस किताब की अहमियत इस तरह है कि उर्दू में जो किताबें आती हैं वो अक्सर अदब से ताल्लुक़ रखती हैं, या तो उर्दू शायरी से या अफसाना से या नावल नगारी से। और लेकिन इस किताब की खुसूसियत और या इसकी गैर मामूली अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि ये तालीम पे किताब है। उर्दू ज़बान की तारीख़, उर्दू लसानियात, उर्दू मीडियम तालीम, उर्दू के मसाइल और उसके हल पे है। और इस तरह के किताबें जो हैं वो अनका हैं, ख़ास करके उर्दू रीडर्स के लिए। ये इस किताब की अहमियत ऐसे भी है कि ये ख़ास करके मुअल्लिमीन मदारिस और BEd और M.Ed के तलबा के लिए ये बड़ा ही करामत है। एक आम आदमी जो सब लोगों के बीच में है, अपने मोहल्ले, अपने ख़ानदान, अपने अज़ा और अपने असातिज़ा से जो कुछ सीखता है, हर शख्स नहीं सीखता है, हर शख्स नहीं सीखने की सलाहियत होती भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं सैकड़ों हज़ारों में जो सीखते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद नौमान खां साहब उनमें से एक है। जिस तरह इबादत की तरह मतलब ये पेश है, सवाब है उनके लिए पढ़ाना। तो जो लोग ईमानदारी से पढ़ाते रहें, अपने तालिब इल्मों की ज़हनी नशो नुमा के लिए पूरी ज़िंदगी वक्फ किए, ऐसे प्रोफेसर्स में, ऐसे असातिज़ा में उनका शुमार है। आप उनकी जितनी भी अब तक की किताबें बाज़ार आई हैं मंजर आम पर, वो सब मुख्तलिफ हैं। उर्दू के ताल्लुक़ से हमारे बच्चों के लिए, खासकर मानू के बच्चों के लिए ये किताब बहुत मुफीद साबित होगी। और मैं मानता हूँ कि इस तरह की किताबें और लिखी जानी ज़रूरी हैं, क्योंकि उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए वाकई में इस तरह की किताबें और जितनी ज़्यादा आएँ तो तब तक तलबा तक पहुँचें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मुबैना तब्दीली मजहब केस का मामला जिसमें उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया है। यूपी ATS ने यह गिरफ्तारी की है। गैर कानूनी तरीके से पैसे बांटने का इल्जाम है और 75 लाख रुपए अकाउंट में आने के सबूत मिलने का दावा किया गया है। और तब्दीली मजहब के मामले में अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल्ला उमर गौतम के बेटे हैं और ये कार्रवाई हुई है यूपी ATS की तरफ से। यूपी ATS ने अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया है और अब्दुल्ला उमर गौतम के बेटे हैं और मामला है मुबैना तब्दीली मजहब का। गैर कानूनी तरीके से पैसे बांटने का भी इल्जाम है और साथ ही 75 लाख रुपए अकाउंट में आने के सबूत मिलने का दावा किया गया है। उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला गिरफ्तार हुए हैं। मुबैना तब्दीली मजहब केस के मामले में यूपी ATS ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है अब्दुल्ला को। मुबैना तब्दीली मजहब के इस मामले में उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया है। यूपी ATS ने गिरफ्तारी की है। गैर कानूनी तरीके से पैसे बांटने का इल्जाम भी लगा है और 75 लाख रुपए अकाउंट में आने के सबूत मिलने का भी दावा किया गया है। और आगे बढ़ेंगे, कर्नाटक में हाल ही में आए बाई इलेक्शन के नतायज पर कांग्रेस लीडर जमीर अहमद खान ने खुशी का इजहार किया। बेंगलुरु में जमीर अहमद खान ने कहा कि हांगुल और सिंदगी में मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि सिंदगी असेंबली हल्के में JDS की वजह से कांग्रेस को हार हुई है।